Hello students, myself Kamlesh Kumar Gupta, Saraswati Vidya Mandir, Barvatsena, Betia. This is my fifth video for class 7 science chapter 1 nutrition in plant. This is my last video, and in this video we just discuss on the points which was we already learned in the previous videos. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने पहले 4 वीडियोज़ में डिस्कस किया है एज ए कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, अर्थात प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फूड क्या है, फूड का महत्व क्या है, दैट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भोजन की आवश्यकता क्यों है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं से बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट का उपयोग करके, इन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, सिर्फ वही पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे पैरासाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स थे जो अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और सेप्रोट्रॉप्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर या सड़े वाले पदार्थों के ऊपर जन्म लेते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राणी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन और अपने आश्रय के लिए, यानी शेल्टर के लिए। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स को हम लोग कौन कौन से भाग में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी कि भोजन उन्हें कहाँ से मिलता है, वे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस आधार पर हम लोग प्लांट्स को निम्नलिखित भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो जीव जंतु प्राणी दूसरों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, पैरासाइट्स ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो सड़े गले और मृत मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और सिम्बायोटिक प्लांट्स सहजीवी पौधे होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ऑटोट्रॉप्स जो आते हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं
और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वो 4 तरह के चीज़ों का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट आता है। ज़मीन पर रहने वाले पेड़ पौधे अपने आसपास से इन सभी चीज़ों की प्राप्ति कैसे करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। जैसे अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से अपने पेड़ पत्तियों के स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से ही उपस्थित रहता है और सूर्य से उन्हें सूर्य की ऊर्जा सनलाइट प्राप्त होती है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु तो ये चारों कंपोनेंट्स इन तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। तो आपको सोचना ये है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर कैसे प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। वैसे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग के चैप्टर में सिर्फ 3 ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो सेल को चारों तरफ से कवर करता है, यानी कि सेल की सारी घटनाएं सेल के अंदर इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ वो सारा लिक्विड या सेमी सॉलिड पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस एक सॉलिड स्फेरिकल पार्ट सेल के अंदर उपस्थित रहता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस इस सेल के अंदर होने वाली समस्त प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो फिर मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आ जाता है। जैसे फॉरेस्ट में या जंगलों में जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ टहनियाँ गिरती हैं, वही सड़ गल के फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करती हैं। और खेती करते समय किसान जो फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, फास्फोरस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा समान रूप से बनी रहती है। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ समझ में नहीं भी आया हो। अगर कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को ध्यान में
बस ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो में जितने भी नोट्स लिखाए गए हैं ये आप लोगों ने देखा है, इन सभी को फ़ोटो के रूप में मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि अगर वीडियो में आप लोग साफ साफ ना देख पाए हों या आप लोग को ठीक से नहीं समझ में आया हो तो फ़ोटो में आप लोग जूम करके आसानी से देख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि वीडियो में जो वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं या साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं ये सारे नोट्स फ़ोटो के रूप में आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर 4 साइंस का स्टार्ट करूँगा। इसके पहले आप लोग को चैप्टर 4 एक बार अच्छी तरीक़े से रीड करना है। बस इतना ही। धन्यवाद।